हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ ऐसी लोकेशंस और कुछ ऐसी प्लेसेस जो कि हमें करंट अफेयर्स और न्यूज़ आइटम्स में फ्रीक्वेंटली देखने को मिली हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे HPAS के प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जियोग्राफी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो स्टैटिक ज्योग्राफी का है, बट देयर इज सम पार्ट विच इज रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स ऑल्सो, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछ ले जा सकते हैं अबाउट दोज प्लेसेस जो कि न्यूज़ में हमें लगातार देखने को मिली हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2021 के मंथ की कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किन जगहों की हम लोग आज बात करने वाले हैं रिलेटेड टू विच न्यूज़। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट दी बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जहां पर यमन के रिबल्स ने रिसेंटली ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक शिप को कैप्चर कर लिया है। और ये अपने आप में चिंता की बात इसलिए हो जाती है बिकॉज दिस शिप, इसके अंदर बहुत सारा एम्यूनेशन, बहुत सारे जो मिलिट्री सप्लाईज थे वो थे, और ये सब यमन रेबल्स के हाथ में लग गया है। और इस वजह से जो पूरी रीजन है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे, इसके जियोग्राफिकल और इसके इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इजराइल एंड पैलेस्टाइन के रीजन की। हमें पता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, और अभी कुछ महीनों पहले ही इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गया था, और वहाँ पर काफ़ी लॉसेस भी हुए थे, प्रॉपर्टी के भी और लाइफ के भी, ऑन बोथ द साइड्स, पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों तरफ से काफ़ी लॉसेस भी हुए थे। और इस वजह से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी इजराइल और पैलेस्टाइन का जिक्र बार बार हुआ रहता है। इस वजह से हम इन दोनों कंट्रीज़ के नेबरहुड को, इन दोनों कंट्रीज़ के ज्योग्राफी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट है, और रिसेंटली टेंशंस बढ़ गई हैं बिटवीन द टू नेशंस। सो वी विल लुक एट द ज्योग्राफी ऑफ यूक्रेन, और क्यों यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर बात आती है अबाउट द लोकल इंडियन डिस्प्यूट। दो हमारे भारत के राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक डिस्प्यूट बढ़ रहा है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट विच इज नोन बाय द नेम ऑफ बेलगावी और बेलगाम। और बेलगाम को लेकर के ये क्या इशू है इसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं विद द इशू नंबर 1, दैट इज अबाउट द बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो ये अगर आप हमारे एटलस को खोल के अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाब अल मंदेब इज दिस स्ट्रेट, राइट, और ये जो हमारी स्ट्रेट है ये कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ आदन को विद योर रेड सी। क्लियर हो गया है? गल्फ ऑफ आदन इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द अरेबियन सी, और कई बार हम कहते हैं कि रेड सी इज ऑल्सो लिंक्ड टू द अरेबियन सी। तो रेड सी अरेबियन सी से कैसे लिंक हो रहा है? थ्रू बाब अल मंदेब एंड गल्फ ऑफ आडन। सो अगर आप ऑप्शंस के अंदर देखते हैं कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन, और वहां पर आपको ऑप्शंस में दिखता है रेड सी एंड गल्फ ऑफ आदन, तो आप गल्फ ऑफ आदन को चूज करेंगे वहां पर। ठीक है, अगर आपको दिखता है रेड सी एंड अरेबियन सी तो आप रेड सी एंड अरेबियन सी को चूज करेंगे। लेकिन दो ऑप्शंस अगर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं कि रेड सी एंड गल्फ ऑफ आदन, एंड सेकंड ऑप्शन इज रेड सी एंड अरेबियन सी, तो वहां पर आप गल्फ ऑफ आदन को चूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब इशू क्या है? इशू यहां पर ये हुआ है कि यमन के रेबल्स ने शिप को कैप्चर कर लिया, यूएई की शिप को, इन दिस पर्टिकुलर बाब अल मंदेब स्ट्रेट, राइट। अब यमन की कैपिटल क्या है? सना। सऊदी अरेबिया इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, और इसकी कैपिटल कहां है? रियाद, जो कि सेंट्रल सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। यमन का दूसरा नेबर है ओमान। ये कंट्रीज आपको बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए। ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो हमारे अरेबियन पेनिनसुला में पाई जाती हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद और क्या ज्योग्राफी में आपको पता हो? रेड सी की दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं इस रीजन में? तो हम बात करेंगे एरिट्रिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, अस्मारा इज द कैपिटल। नेक्स्ट जिबूटी, और कैपिटल भी जिबूटी है। ये अफ्रीका की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज में से एक है। अफ्रीका का लोवेस्ट लैंड पॉइंट, यानी कि सबसे कम ऊंचाई वाली जो जमीन है, सी लेवल से भी कम ऊंचाई की जमीन है, वो आपको जिबूटी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सोमालिया। सोमालिया वी नो की बहुत ही अलग अलग रीजंस की वजह से करंट अफेयर्स में रहता है। इट इज नॉट अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। सभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स होते हैं उसमें सोमालिया काफी नीचे रैंक करता है, और इस वजह से सोमालिया काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इसके साथ ही सोमालिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पायरेट्स। अब पायरेट्स का यहां पर क्या काम है? पायरेट्स का यहां पर ये काम है दैट दिस रीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, राइट। सो ये एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। अगर आपको अरेबियन सी के थ्रू कोई भी मैरी टाइम यानी कि ओशंस के थ्रू ट्रेड करना है, और आपको यूरोप जाना है, आपको मेडिटेरेनियन सी में एंट्री लेनी है, तो आपको रेड सी में एंटर करना पड़ता है। रेड सी में एंटर करके यहां पर आपका सुएज कैनाल आता है,
और स्वेज कैनाल से आपको एंट्री मिलती है इनटू द मेडिटेरेनियन सी। इसका मतलब हुआ कि चाहे वो अरेबियन पेनिनसुला से ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा हो, चाहे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से हम यूरोप में कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, मुंबई से, कांडला से, या फिर हमारे गोवा और केरला के पोर्ट से, तो हमें इस बाबल मंदेब स्ट्रेट से होकर के गुजरना पड़ता है। एंड यू नो दैट दिस इज अ वेरी नैरो रीजन एंड इट इज वेरी ईजी फॉर डिफरेंट पायरेट्स की जो भी यहां पर मर्चेंट शिप्स नेविगेट कर रही हैं उनको हाईजैक करके उनसे हम सामान को लूट सकें, ठीक है। और इसकी वजह से यहां पर पायरेट्स की काफी ज्यादा प्रेजेंस है। इंडियन नेवी अलोंग विद दी सऊदी अरेबियन नेवी एंड जो चाइनीज और यूएस नेवीज भी हैं वो भी इस पूरे रीजन को पेट्रोल करती हैं पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उन कंट्रीज की इकोनॉमी भी इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट से काफी ज्यादा प्रभावित रहती है। तो आपको ये इशू पता रहना चाहिए। पायरेट ज्यादातर सोमालिया के साथ एसोसिएट इसलिए किए जाते हैं बिकॉज सोमालिया हैज रैम्पेंट पॉवर्टी, वहां गरीबी बहुत ज्यादा है और उस वजह से लोगों को इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होना पड़ता है। फिर एक दूसरा इशू यहां पर आता है, वो है यमन का सिविल वॉर। यमन में पिछले कुछ सालों से सिविल वॉर चल रहा है, जहां पर यमन की गवर्नमेंट और ये आपको टर्म याद रखनी पड़ेगी, हाउथी रेबल्स, हाउथी रेबल्स एंड यमन गवर्नमेंट के बीच में ये संघर्ष चल रहा है। और दोनों साइड्स का ये जो संघर्ष है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है बिकॉज वन साइड इज बीइंग सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वहां पर जो सिविल वार है उसमें एक साइड को सपोर्ट करके इंस्टेबिलिटी यहां पर लाने की जो है कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ सऊदी अरेबिया के जो एलाइज हैं, अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स भी यहाँ पे एलाइज है, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस वॉर। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो भी यहाँ पर अपनी दखल जो है वो करने की कोशिश कर रहा है टू डिस्टेबिलाइज सऊदी अरेबिया। सो एक्चुअली यमन एक सिविल वॉर का ग्राउंड बन गया है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। सो ये सारे इश्यूज आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इस सोकोट्रा का आइलैंड है, यमन का आइलैंड है, ये लोकेटेड इन द अरेबियन सी और यू कैन से इन द इंडियन ओशन। क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार आइलैंड किस ओशन में लोकेटेड है, और सोकोट्रा नाम से हमें लगता है कि यूरोपियन आइलैंड होगा, तो ज्यादातर हम यूरोप के आसपास के सीज को वहां पर आइडेंटिफाई करके आते हैं, बट द करेक्ट आंसर वुड बी इंडियन ओशन और द अरेबियन सी, राइट। सो इसके अलावा आपको जो मैंने आपको बताया पायरेट्स इन सोमालिया एंड हाउथी रेबल्स इन यमन, ये आपको चीजें यहां पर याद रखनी पड़ेंगी और एटलस में इस रीजन को लगातार एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट रीजन के ऊपर चलते हैं जो है हमारा इजराइल और पैलेस्टाइन का रीजन। सबसे पहले वी लुक एट द मैप ऑफ इजराइल। इन दिस मैप इटसेल्फ यू कैन सी कि इजराइल की कंट्रीज यहाँ येलो में मार्क्ड है और ये जो ग्रेइश एरिया है दिस इज योर पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो अलग अलग हिस्सों में पैलेस्टाइन का जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करता है। पहला है गाजा स्ट्रिप, नेक्स्ट इज योर वेस्ट बैंक, राइट। गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, ध्यान रखना इसको। और वेस्ट बैंक इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ डेड सी, ठीक है। ये आपका डेड सी है, डेड सी के वेस्टर्न साइड में आपका ये जो पूरा रीजन है इसको हम बोल रहे हैं पैलेस्टाइन का वेस्ट बैंक, ठीक है। यहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है पैलेस्टाइन के वेस्ट बैंक में रिसाइड करती है, लेकिन ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस जो रीजन है वो आपका गाजा स्ट्रिप का रीजन है, क्लियर है। इसके बाद डेड सी के थ्रू हमारी फ्लो करती है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफलाइन इन दिस पर्टिकुलर रीजन। जॉर्डन और इजराइल और सीरिया के बीच का बॉर्डर भी डिसाइड करने का काम जॉर्डन रिवर करती है। एंड जॉर्डन रिवर ऑल्सो फ्लोज थ्रू सी ऑफ गैलीली। ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि जॉर्डन रिवर के कोर्स में पड़ती है, और जॉर्डन रिवर ऑल्सो फ्लोज थ्रू द डेड सी। नाउ डेड सी की खास बात क्या है कि डेड सी इज अ हाइपर सैलाइन लेक। हाइपर सैलाइन का मतलब ये हुआ ओशन से भी ज्यादा सैलाइन लेक है ये। ओशन से अबाउट 10 टाइम्स ज्यादा सॉल्ट आपको ओशन की सैलिनिटी से 10 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आपको डेड सी में देखने को मिलता है। इस वजह से डेड सी में कोई एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। ह्यूमंस भी यहां पर जाते हैं अपने थेराप्यूटिक और रिक्रिएशनल यूज के लिए, और डेड सी में कहा जाता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राउन, वहां डूबना बहुत मुश्किल है, वहां पर आप फ्लोट करने लगते हैं भले आपको स्विमिंग ना आती हो, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा सॉल्टी होने की वजह से बहुत ज्यादा डेंस है। इसी के साथ डेड सी इज ऑल्सो हैविंग द लोएस्ट लैंड एलिवेशन इन द वर्ल्ड। लोएस्ट लैंड एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि जो डेड सी का सरफेस है, मैं डेड सी के बॉटम की बात नहीं कर रहा हूं, डेड सी का जो सरफेस है, लेक का जो सरफेस है, वो भी अबाउट 500 किलोमीटर सी लेवल से नीचे लाई करता है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी अगर हम लेक्स को देखें पूरे वर्ल्ड में जो लैंड के ऊपर लेक्स हैं या फिर रिवर्स है, उनकी डेप्थ में तो ऑब्वियसली गहराई ज्यादा चली जाएगी, लेकिन अगर हम उनके सरफेस को देखें तो सरफेस के हिसाब से डेड सी हैज द लोएस्ट एलिवेशन इन द वर्ल्ड, राइट। देन इजराइल की इन सभी फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जेरूसलम के बारे में हमें पता है कि दिस इज द कैपिटल ऑफ इजराइल एंड इज शेयर्ड बाय इजराइल एंड पैलेस्टाइन, उनकी जॉइंट कैपिटल के तौर पे भी इनको माना जाता है। इसके साथ अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरे रीजन में जो नेबर्स हैं ऑफ इजराइल वो पूरा नेबरहुड कैसा है। सो इजराइल की कंट्री के नेबर्स की अगर मैं आपके साथ बात करूं, दिस इज द इंटायर मैप ऑफ द मिडल ईस्टर्न रीजन, दिस इज योर इजराइल, राइट। और इजराइल के नेबर्स में हम लोग बात करते हैं जॉर्डन की,
देन कम्स योर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक बहुत छोटा सा हिस्सा है सऊदी अरेबिया का जो वो टच करता है इसराइल को इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसके बाद सीरिया इन द नॉर्दर्न साइड एंड लेबनान ऑन द नॉर्दर्न साइड आर दी नेबर्स ऑफ इसराइल, और साउथ में इजिप्ट यहाँ पर नेबर हो जाता है। सो इसराइल इज सराउंडेड ऑन ऑल फोर साइड्स बाई इस्लामिक अरेबियन कंट्रीज। इसके साथ ही यहाँ पर हमें पता है कि दिस इज योर स्वेज कैनाल विच कनेक्ट्स रेड सी विद योर मेडिटेरेनियन सी, एंड दिस इज योर गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा जो कि इसराइल को रेड सी का भी एक्सेस देता है, मेडिटेरेनियन सी का भी एक्सेस इसराइल को यहां से मिलता है, और इस वजह से इसराइल इज आल्सो लोकेटेड ऑन अ वेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ठीक है, ये पूरा रीजन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस रीजन के ऊपर मैप बेस्ड क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं कि इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, उसमें टर्की शामिल होगा, इराक शामिल होगा, और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्रीज यहां पर इसराइल के बॉर्डर्स को टच करते हैं। डन है। नेक्स्ट इशू की तरफ बढ़ता है जो कि यूक्रेन और रशिया का इशू है। सबसे पहले यहां पर आपको यूक्रेन का मैप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दिस इज यूक्रेन। यूक्रेन इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट आफ्टर रशिया। हम रशिया को यूरोप का पार्ट मानते हैं क्योंकि रशिया का जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है और रशिया की जो सबसे बड़ी सिटीज हैं वो यूरोपियन साइड में लोकेटेड है। इस वजह से रशिया को हम यूरोप का अगर पार्ट माने तो रशिया लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप का, और उसके बाद आता है यूक्रेन विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। यूक्रेन के बॉर्डर शेयर होते हैं रशिया के साथ, बेलारूस के साथ, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा एंड ब्लैक सी। ठीक है, और इसी के साथ यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट पुअर कंट्रीज इन यूरोप। मोस्ट पुअर कंट्रीज का मतलब क्या है? वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा जीडीपी अगर हम देखें तो वो यूरोप की सभी कंट्रीज की कंपैरिजन में काफी कम आती है। यूरोप और यूक्रेन और इसका एक नेबर है मोल्डोवा, ये दो कंट्रीज इनका जो पॉवर्टी रेशियो है वो सबसे ज्यादा है हमारे पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। अब यूरोप के साथ यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम क्या है? यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। यूक्रेन फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट रहा है। 1990s में यूएसएसआर जब ब्रेक हुआ था उस टाइम यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआना, लेटविया, एस्टोनिया जैसे कंट्रीज उससे ब्रेकआउट हुई थी, और यूक्रेन सबसे बड़ा चंक था रशिया का जो ब्रेकआउट होकर निकला था। अब यूक्रेन के पास बहुत फर्टाइल लैंड है। यूक्रेन का ये जो पूरा सेंट्रल रीजन है इट इज कवर्ड बाय स्टेपी ग्रासलैंड्स, और वहां पर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है, बहुत अच्छा ग्रेन एक्सपोर्ट होता है, और यूक्रेन इस वजह से प्राइमरली एग्रीकल्चरल कंट्री है। लेकिन जो ये साउथ का रीजन है, साउथ के रीजन में आप देख सकते हैं दिस इज सी ऑफ अजोव एंड दिस इज योर क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमियन पेनिनसुला और सी ऑफ अजोव में काफ़ी सारा नेचुरल गैस और हाइड्रोकार्बन का रिजर्व है जो कि रशिया को चाहिए। इसी के साथ रशिया क्या चाहता है कि वो यूरोप से अपना एक बफर बना के रखे, यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं उनको फ्रेंडली बनाकर रखे, और यूक्रेन वहाँ पर उसका साथ नहीं देता। यूक्रेन इज अ मेंबर ऑफ नेटो, यूएस का नेचुरल एलाई है यूक्रेन, और इस वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन्स बढ़ती रहती हैं, और उसमें जो यूएस है वो भी अपनी दखलबाजी करता रहता है। सो दैट इज वन पॉलिटिकल सिनेरियो जो आपको पता होना चाहिए। और रिसेंटली क्या हो रहा है? रिसेंटली हो रहा है कि रशिया ने बोला है कि हम यूक्रेन के पूरे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर मैप, दिस एंटायर रीजन of this entire boundary region of Ukraine and Russia has been heavily militarized। और इसी के साथ ये जो डोनेस्क का रीजन है यूक्रेन का, जो कि लेजिटिमेटली यूक्रेन का रीजन है, इंटरनेशनली यूक्रेन का पार्ट माना जाता है, इसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर रखा है पिछले कुछ सालों से, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी रशिया के समर्थक है, रशिया के सपोर्टर्स है। देन दिस इज क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमियन पेनिनसुला हमारे ब्लैक सी में निकलता है, एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर काफी अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हाइड्रोकार्बन के, और क्रीमिया पे भी रशिया ने कब्जा कर रखा है काफी सालों से। सी ऑफ अजोव पे भी काफी ज्यादा जो रशियन नेवी है उसका प्रेजेंस वहां पर हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज वाई यूक्रेन और रशिया के बीच के रिलेशंस ऐसे अच्छे नहीं हैं। दो रीजन्स पे ऑलरेडी कब्जा हो रखा है, और मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है बाउंड्री के ऊपर, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस है। उससे भी बुरे कहूंगा मैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कह सकता हूं, वैसे रिलेशंस हमें रशिया और यूक्रेन के बीच में देखने को मिलते हैं। राइट, तो आपको यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज, आपको ब्लैक सी के साथ अपना शोर शेयर करती हुई कंट्रीज ये पता होना चाहिए। आपको क्रीमियन पेनिनसुला कहां लोकेटेड है, डोनेस्क कहां लोकेटेड है पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कीव किस रीजन की कैपिटल है ये पता होना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया के लोकल इशू की, दैट इज अबाउट बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको पहले देता हूं दोस्तों। देखो 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि अलग अलग इंडिपेंडेंस के बाद अलग अलग लोगों की डिमांड थी कि हमें अपना राज्य चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में रखना चाहिए, उससे उनकी गवर्नेंस आसान होगी, उससे उनकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से होगी। इस डिमांड को देखते हुए 1956 में एक हमने कमीशन बनाया, उस कमीशन ने स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए इसकी रिकमेंडेशन दी, और हमने 56 में ये एक्ट पास करके स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया। और इसी एक्ट के थ्रू
उस टाइम पे 56 से पहले ये जो पूरा महाराष्ट्र का रीजन था, दिस वाज बॉम्बे प्रोविंस, राइट। और इसमें कर्नाटका का भी जो पूरा नॉर्दर्न हिस्सा है गोवा को छोड़ के, जो पोर्टुगीज के कंट्रोल में था, दिस एंटायर रीजन वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रोविंस। जो कर्नाटका का सदर्न पार्ट था, दैट वाज अंडर आइदर मैसूर और त्रावणकोर, और सम पार्ट वाज अंडर द निजाम ऑफ हैदराबाद, जिसको हम बोलेंगे हैदराबाद, राइट। रीऑर्गेनाइज करके जितने भी कन्नड़ा स्पीकिंग स्टेट्स थे, कन्नड़ा स्पीकिंग लोग थे, उनको हमने एक अलग राज्य दे दिया कर्नाटका। जितने मराठी स्पीकिंग स्टेट्स रीजन्स थे, उनको हमने एक अलग राज्य दे दिया महाराष्ट्र, राइट। और जो हैदराबाद के भी कन्नड़ा स्पीकिंग लोग थे, उनको भी हमने कर्नाटका के अंदर शामिल करने का काम किया, जब बाद में हमने हैदराबाद को जब आजाद करवा लिया था, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहां पर जो लोग रहते हैं मेजॉरिटी दे आर मराठी स्पीकिंग पीपल, और महाराष्ट्र का उस टाइम से क्लेम रहा है कि हम इस पूरे रीजन को महाराष्ट्र का पार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटका इस रीजन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी स्टेट अपनी टेरिटरी को वहां छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और इस वजह से ये लॉन्ग टर्म इशू काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इसके ऊपर केसेस भी हुए हैं कोर्ट्स के अंदर, कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिजल्ट नहीं निकला, एक वजह से कि ये इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे आप महाराष्ट्र में हो, चाहे आप कर्नाटका में हो, आप इंडिया के पार्ट ही हैं, डेवलपमेंट दोनों जगह पे हो ही रहा है। लेकिन आज के समय में बिकॉज पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा सेंसेशनलाइज हो गई है, ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है, इस वजह से इशू को ज़्यादा दोबारा से उछालने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर दूसरे भी इशू जो हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। तो आपको ये बेलगावी रीजन या बेलगाम की डिस्ट्रिक्ट जो है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। आपको ये लोकेशन याद रखनी पड़ेगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है, कौन से दो स्टेट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। 56 में इस बेलगावी डिस्ट्रिक्ट को हमने कर्नाटका को दे दिया था, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र कहता है कि हमें ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये हमें महाराष्ट्र के अंदर चाहिए। इसके साथ बेलगावी की जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है महाराष्ट्र अपना क्लेम रखता है, लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं रखता है, क्योंकि बेलगावी ज़्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं, यहाँ पर आपका ट्रेड सिटीज़ भी हैं, इस वजह से दे वांट बेलगावी टू बी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और थोड़ा सा मैं आपको अगर ज्योग्राफी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ ऑफ दी पर्टिकुलर रीजन ऑफ बेलगावी, तो यहाँ पर आपको थोड़े से लैंड फीचर्स आपको पता होने चाहिए, जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर लाइक घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, बिंजीहली एंड कृष्णा रिवर में जाके सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मिल जाती हैं। पूरा रीजन ड्रेन हो रहा है कृष्णा रिवर वैली में, क्लियर है। इसके साथ बेलगाम प्लेटू यहाँ पर लाई करता है, जामखंडी हिल्स यहाँ पर लाई करनी है, चिकोडी हिल रेंजेस यहाँ पर लाई करती हैं, और आपकी गोकाक हिल्स, बादामी हिल्स एंड बगलकोट हिल्स, दे आर ऑल्सो इन दी सेम रीजन। और ये पूरा रीजन जो है वो गोवा और महाराष्ट्र और कर्नाटका के स्टेट्स को बॉर्डर करता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फिजिकल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको कवर होनी चाहिए। इसी तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिए, और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस सेशंस की भी पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।